चलिए आज हम लोग जो है मौर्योत्तर काल में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों से हम लोग देखेंगे। अब सवाल उठता है कि मौर्योत्तर काल कहते किसको हैं। तो सामान्य तौर पे मौर्यों के बाद भारत में जो शासन व्यवस्था चले थे, गुप्तों के पहले, मौर्यों के बाद और गुप्तों के पहले के जो समय पीरियड में जो शासन सत्ता चली थी उसी को हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्यों के बाद जो है भारत में अगर हम देशी वंशों की बात करें तो शुंग, कुषाण, सातवाहन, चेदी ये देशी शासक थे, जबकि अगर हम विदेशी शासकों की बात करें यानी कि आक्रमणकारियों की बात करें तो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण ये जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में शासन किया था। नहीं, चलिए अब सवाल आते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने की। ओके। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वो तो शुंग वंश का था, वासुदेव था। वसुदेव नहीं, आपका हमेशा जो सहर्षिकार दीर्घिकार गायब रहता है, वासुदेव था ना। अगला है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। और पुष्यमित्र के लिए पतंजलि ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? संस्कृत में रुद्र दामन के द्वारा जो है तो जारी किया गया था। संस्कृत की बात हो रही है ना। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उनकी जो है शासन सत्ता की शुरुआत हुई थी। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप ही जैसे लोगों के लिए बतख शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में जो है तो इसका वर्णन किया गया है। अगला, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्र दामन ने करवाया था। रुद्र दामन प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कुषाणों के सिक्कों पर जो है बुद्ध का अंकन हुआ था। योधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय जो भगवान है उनकी जो है तो अंकन मिलते हैं। कार्तिकेय किसके कौन से भगवान है? शंकर भगवान के पुत्र हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन जो है सो सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन की एक खास बात है कि पूरे राजवंशों में सातवाहन एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, शीशा का सिक्का जारी करने वाला एक बात वंश था ये। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ ने। बहुत बढ़िया। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? कुषाणों के काल में। बाल विवाह मतलब कम उम्र में ही शादी कर देना। गांधार कला शैली किसके समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। हिंद यूनानियों के समय में गांधार कला शैली भारत में आया, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार यानी कि इसके समय के बहुत सारे अभिलेख हमको जो मिलते हैं वह कुषाणों के समय के मिलते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, क्यों? बुद्ध की प्रतिमा बनाने के लिए। गुड। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश का शासक था कलिंग नरेश खारवेल। एक्चुअली यह जो वंश था किस क्षेत्र में पड़ता है? वर्तमान में उड़ीसा के क्षेत्र में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला शैली कहते हैं। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। शक जो थे उन्होंने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। शक भारत में इंडो ग्रीक के यानी हिंद यूनानियों के बाद आए थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
वास्तुकला में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। वास्तुकला मतलब होता है घर बनाने की कला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? हिंद यूनानियों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित। इसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। यही हिंद यूनान को ही हम लोग बैक्टीरिया वंश भी कहते हैं, वही थे ये। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार आरंभ हुआ था? तमिल और चेरों का। बहुत बढ़िया। चेर वंश और तमिल वंश जो है सो उन्होंने सबसे पहले अपना रोम के साथ व्यवहार, मतलब व्यापारिक रिलेशन हो सकता है, शादी विवाह वाले रिलेशन हो सकते हैं, जग जुग में बुलाने वाले रिलेशन हो सकते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके यहाँ? मौर्यों के यहाँ। गुड। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका सम्मिश्रण है? गांधार कला जो है यह किसके द्वारा विकसित हुआ है? भारत और यूनानियों के द्वारा। देखिए आंसर वही होगा, लेकिन सवाल के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। रोम साम्राज्य के अनुसार, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण वंश के शासकों ने की थी। वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। अच्छा, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संधि हुई थी। उस चौथी बौद्ध संधि में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क जो था उसमें से किसको मानने वाला था? महायान को मानने वाला था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाणों के काल में। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? वंश पूछ रहा है, वंश। कुषाणों ने, ठीक है। अगर शासक पूछता तो कनिष्क होता, वंश पूछ रहा है तो कुषाण होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने किया था। उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। सबसे ज्यादा तांबा का सिक्का जारी किया गया था। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। उसकी शुरुआत कब हुई थी? शक की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत 78 में हुई। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। सिंपल सी बात है, 78 ईस्वी में से 35 ईस्वी पूर्व को घटा लीजिए। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधिकार में ले लिया था कौन था? डेरियस प्रथम था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इसी वर्ष कनिष्क जो है राजा बना था और उसने जो है सो शक संवत की शुरुआत करी थी। बहुत सारे एग्जाम में आपको इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यानी कि अगर आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानना है तो हमको कौन सा पुराण पढ़ने पर जानकारी मिल सकता है? मैं पुराण बोल रहा हूँ, पुराण, मत्स्य पुराण। उससे आपको जो है सो जानकारी मिलती है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दो जगह थी। एक आपका पेशावर, यानी कि पेशावर, उसकी उस समय का नाम जो था वह पुरुषपुर था, और दूसरा मथुरा। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। एक्चुअली चरक जो है वो भारतीय हैं, और चरक को भारतीय आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। जनरली जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उनके पास आप जाइएगा तो बहुत सारा चरक संहिता रखा हुआ होगा, उसी को पढ़ के वो लोग जो है इलाज करते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला का विकास।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो ग्रीक ने, हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोना का सिक्का उन्होंने चलाया था और सबसे ज्यादा जो है वो किसके समय में चला था, ढाला गया था? नहीं, गुप्तों के समय में। और सबसे शुद्ध किसके समय में? तो कनिष्क के समय। ठीक है, सोना का सिक्का शुरू किया इंडो ग्रीक, सबसे शुद्ध चलाया कनिष्क, सबसे ज्यादा छपा गुप्त के काल। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ है? मथुरा संग्रहालय में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान अमरावती। ठीक है, प्रतिष्ठान वही सही है, वर्तमान नाम उसका अमरावती है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन। भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों की देन है। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसके कारण हुआ था? यूनानियों के द्वारा। पर्दा गिराने और पर्दा उठाने। नाटक जब आप देखिएगा ना, तो जैसे ही एक एपिसोड उसका एक क्या उसको कहते हैं, एपिसोड नहीं ना कहते नाटक में, क्या कहते हैं, एक दृश्य खत्म होता है, पर्दा गिरेगा, फिर उसमें से वो आएगा, अगला दृश्य फलाना शुरू होने वाला है तो वो आके शुरू करेगा, या फिर कोनो नाचने वाला आया होगा तो इनका डांस आप लोग मनोरंजन कीजिए, फिर दूसरा आएगा शो। तो ये पर्दा गिराने और उठाने की कला जो है यूनानियों की देन है। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। और उस पर अधिकार भी किसका था? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में, स्थित था भारत में। अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पूछेगा, भारत है पूछेगा पाकिस्तान। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। अच्छा, एक सवाल था मौर्य वंश वाले में, अशोक के समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। ओके, अभी ये था मौर्योत्तर काल से संबंधित सारे सवाल जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। अगला हम लोग देख रहे हैं संगम काल को। संगम काल यानी कि दक्षिण भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे अलग अलग वंशों ने शासन सत्ता चलाया था, उनसे रिलेटेड जो सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी पांड्यों की जो है सो जीवन रेखा थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 गो संगमकालीन बैठक हुआ था। ठीक है, उसमें प्रथम संगम बैठक जो है कहाँ हुआ था? मदुरई में। मदुरई जो है, जिस तरह से उत्तर भारत की सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? बनारस। उसी तरह से मदुरई जो है वह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन नगर है। प्रथम संगीति जो है हुई थी, सत्संग संगम जो हुआ था वह मदुरई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वह अगस्त्य ऋषि थे। एक्चुअली जैसे गंगा नदी के बारे में बोला जाता है कि भागीरथ जो थे उन्होंने गंगा नदी को धरती पर लाया था ताकि लोगों के पाप को नाश कर सके, पाप को हर सके। उसी तरह से दक्षिण भारत में कावेरी नदी को जमीन पर लाने के लिए अगस्त्य ऋषि जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगस्त्य ऋषि के पुण्य प्रताप से ही कावेरी नदी जमीन पर आई थी और दक्षिण भारत के पापों को नाश करती है, दक्षिण भारत के लोगों के पाप को धोती हैं। यानी कि वहाँ के लोग पाप करने के बाद अगर कावेरी नदी में नहाएंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे, जैसे उत्तर भारत लोग कहाँ नहाते हैं? गंगा नदी में। ठीक है, आप छोटी गंगा में नहीं नहाना है। द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? ये हुआ था कपाटपुरम में, और इसके अध्यक्ष जो थे वह भी अगस्त्य ऋषि ही थे। तीसरा संगम जो हुआ था वह मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष नकीरर थे। नकीरर। ठीक है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? पांड्य। देखिए, चोल, चेर और पांड्य ये 3 राजवंश वहां के प्रसिद्ध राजवंश थे संगम काल के। तोकलापियम ग्रंथ संबंधित है। तोकलापियम ग्रंथ हाँ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन
कुरल किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में लिखी गई। बहुत बढ़िया। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्यों के संरक्षण में। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? शिल्पाधिकारम को। शिल्पाधिकारम पुस्तक का नाम है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी यानी कि पत्नी पूजा के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेन गुटुवन। ठीक है। एक्चुअली पत्नी पूजा या इसी को सती पूजा भी कहा जाता है। वैसे भी इस दुनिया में अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो सुबह उठिए और गुड मॉर्निंग बोलिए पत्नी को, दोपहर में गुड मॉर्निंग, घर से जाते गुड मॉर्निंग, एंट्री करते गुड मॉर्निंग। आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। अगला तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ये दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म नहीं गया था। दक्षिण भारत में जो भी थे सनातन धर्म, हिंदू धर्म थे। तभी ना आप लोग देखते हैं वहां पे आज भी जब साउथ का फिल्म देखिएगा तो बड़े बड़े मंदिर दिखाए जाते हैं। आपको बौद्ध मंदिर दिखाया जाता है क्या? नहीं दिखाया जाता है। कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकापियम। तोलकापियम व्याकरण का पुस्तक है ये। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? कार्तिकेय के सदृश माने कार्तिकेय के जैसा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। गंगईकोंड किस चोल राजा को कहा जाता है? हाँ, राजेंद्र फर्स्ट को कहा जाता है। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? राजा के लिए। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? वर्तमान राज्यों के हिसाब से बता दीजिए। नहीं, केरल में था। चोल का शासन सत्ता तमिलनाडु में था और पांड्य का आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटुवन। ठीक है। चोल युग प्रसिद्ध था किस लिए? चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था चोल वंश। ठीक है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में मिलते हैं वह अभिलेख है कहाँ पे? तो उत्तर मेरूर क्षेत्र में स्थित है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? माने जो आकृति बना हुआ चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाओं वाली जो है तो आकृति आपको दिखाई गई है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चोल था। और आपको जान के ताजुब होगा कि उस दौर में भी चोल वंश का अधिकार कहां पे था? श्रीलंका पर था। ठीक है। चोल वंश ने श्रीलंका पर अधिकार किया हुआ था और उस समय का एकमात्र वंश जिसके पास 9 सेना थी वह आपका चोल वंश था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल वंश। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरैयूर। ठीक है। ये आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चलिए कल के क्लास में हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है। गुप्त साम्राज्य केवल कल देखा जाएगा, कल के क्लास में।